नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य एकेडमी जबलपुर ब्रांच के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिनमें प्रमुख जनजातियां थी गौड़, भील, कोल, कोरकू, पनिका, अगरिया, पारधी और खैरवार। जिन छात्रों ने यदि ये वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ड्रॉप किया गया है, जहां इस वीडियो को देखा जा सकता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति और मध्य प्रदेश की घुमंतू जनजाति के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। चलिए पहले देखते हैं मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति। मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, जिनमें बैगा जो डिंडौरी मंडला क्षेत्र में निवास करती हैं, छिंदवाड़ा के पातालकोट के भारिया और गुना, ग्वालियर, शिवपुरी क्षेत्र की सहरिया। ये 3 जनजातियां हैं जिन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। विशेष पिछड़ी जनजाति क्योंकि ये समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल पृथक होकर इनकी एक अपनी अलग दुनिया है, जहां इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, इनकी संस्कृति आदिम है। इसके साथ ही ये आज भी आदिम अर्थव्यवस्था या अपनी जीविका के लिए आदिम संसाधनों का जो है वो प्रयोग करते हैं, इसलिए इनको विशेष पिछड़ी जनजाति कहा जाता है। अब विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत हम सबसे पहले बैगा जनजाति के बारे में जानें तो बैगा जनजाति द्रविड़ियन मूल की जनजाति है। ये मूलतः दक्षिण भारतीय जनजाति है। मध्य प्रदेश में जिनका भौगोलिक वितरण, मध्य प्रदेश में यदि इनका भौगोलिक वितरण देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में निवासरत है, जिसके अंतर्गत डिंडौरी, मंडला और बालाघाट जिले आते हैं। डिंडौरी जिले के 8 गांव का समूह, जिसे बैगाचक कहा जाता है, यहां इनका संकेंद्रण सर्वाधिक है या सबसे अधिक ये जनजाति पाई जाती है। यदि हम इस बैगा जनजाति की उपजातियों की बात करें, उपजातियां, तो इसके अंतर्गत बिंझवार, नरोतिया, भरोतिया, रेमेना, काड़मेना आदि इनकी प्रमुख उपजातियां हैं। मानव शास्त्री मुख्य रूप से नरोतिया और भरोतिया को ही महत्व देते हैं। बिंझवार बैगा की ऐसी एक उपजनजाति है जिनके पास स्वयं की जमीन होती है। चलिए अब बैगा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था देखते हैं। यह इनका समाज पितृसत्तात्मक समाज और पुरुष प्रधान समाज है। पितृसत्तात्मक और पुरुष प्रधान समाज है। हालांकि इनके परिवारों में संयुक्त परिवार
प्रणाली जो है वो पाई जाती है। और समाज में एक पंचायत व्यवस्था है, समाज में एक पंचायत व्यवस्था है जहां पर 5 प्रमुख व्यक्ति, जिनमें मुकद्दम, दीवान, मुकद्दम, दीवान, समरथ, कोटवार और दवार, ये सदस्य होते हैं जो इनकी सामाजिक समस्याओं को सुलझाने का काम करते हैं। नगर जनजाति में यदि हम विवाह की बात करें तो सगोत्रीय विवाह यहां पर वर्जित है, या एक ही गोत्र में आपस में, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं करते हैं। वधू मूल्य का प्रचलन है, और एक प्रमुख बात कि सामान्यतः इस जनजाति में विवाह का प्रस्ताव लड़की वालों की ओर से जाता है। वधू मूल्य का भी प्रचलन है विवाह में, और इस जनजाति में विवाह के कई प्रकार प्रचलित हैं, जिनमें आपका चढ़ विवाह, जिसको मंगनी विवाह के नाम से भी जाना जाता है, चोर विवाह, लमसेना विवाह, उठवा विवाह, उधारिया और पैठुल विवाह। और पैठुल विवाह, ये बैगा जनजाति में विवाह के रूप हैं जो इनमें प्रचलित है। विवाह में देखें तो चढ़, इसे मंगनी और पठौनी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। विवाह के इस स्वरूप में लड़की बारात लेकर लड़के के घर जाती है। ठीक। दूसरा है चोर विवाह। इस विवाह को ले भगा, ले भगी विवाह के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें लड़के और लड़कियां अपनी आपसी रजामंदी से वो भाग जाते हैं और उसके बाद अपने दोस्तों के माध्यम से वो अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों से खबर पहुंचाते हैं। उसके बाद उनके माता पिता, ठीक है, उनको मना करके घर ले आते हैं और पूरी रस्म के साथ उनको उनका विवाह संपन्न कर दिया जाता है। इसे चोर विवाह कहते हैं। ठीक। तीसरा है आपका लमसेना विवाह। लमसेना विवाह सेवा विवाह का एक प्रकार है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया हुआ है कि जब वधू मूल्य लड़के के द्वारा या वर के द्वारा वधू मूल्य चुकाने की स्थिति में ना हो तो वो अपने भावी ससुर के यहाँ, ठीक है, सेवा प्रदान करता है, उनको कृषि और अन्य कार्यों में उनकी जो है वो मदद करता है। उसके बदले में प्रसन्न होकर उस वर को, ठीक है, कन्या दे दी जाती है। लमसेना विवाह। फिर आपका उठवा विवाह। उठवा विवाह में शादी का पूरा खर्चा लड़के वाले पक्ष उठाते हैं। शादी का पूरा खर्चा लड़के वाले पक्ष उठाते हैं, जिसमें लड़की वाले, उसके परिवार के सदस्य लड़के वाले के यहाँ आते हैं और ये बात तय होती है कि पूरा खर्चा जो है वो लड़के वालों की ओर से जो है वो क्या किया जाएगा, आपका संपन्न किया जाएगा। तो इस विवाह को जो है वो उठवा विवाह कहा जाता है। फिर आता है आपका उधारिया विवाह। उधारिया विवाह एक पुनर्विवाह का रूप। कोई शादीशुदा महिला
अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ रहना चाहती है या किसी दूसरे आदमी के साथ अपना घर बसाना चाहती है, तो उस स्थिति में वो किसी दूसरे आदमी के घर जहां पर वो विवाह करना चाहती है वहां चली जाती है या उनके घर में चली जाती है, और घर जाने के बाद, ठीक है, वो उस पुरुष को शादी करने के लिए राजी कर लेती है। इसके बाद इनकी पंचायत तक की बैठक होती है और पंचायत ये तय करता है कि जो होने वाला देवर है, युवती का होने वाला देवर है, वो 1 लोटा गर्म पानी, ठीक है, महिला के ऊपर डालेगा और महिला जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी पवित्र हो जाएगी। देन उसके बाद यदि हम देखें तो इस विवाह में पहला पति और दूसरे पति के बीच में, ठीक है, हर्जाने की राशि तय होती है, जिससे महिला शादी करने वाली होती है वो उसके पहले पति को हर्जाने के रूप में कुछ रुपए या जानवर जैसे गाय बैल आदि जो है वो दिया जाता है, और ये राशि भी पंचायत के माध्यम से तय होती है। और एक खपरे में कच्चा धागा और चावल 1-1 रुपया रखकर उसमें उसको तोड़ दिया जाता है, तो पहले पति से उसका विवाह विच्छेद माना जाता है और दूसरे के साथ उसका जो है वो विवाह संपन्न कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के विवाह को जो है वो क्या कहा जाता है, आपका उधारिया विवाह। अब आता है पैठुल विवाह। पैठुल विवाह में कुंवारी युवती किसी युवक या जिस युवक को पसंद करती है उसके घर के पीछे से उसमें प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने के बाद, ठीक है, लड़के पर हल्दी और चावल जो है वो छिटक देती है। ठीक, इसका मतलब ये है कि लड़की उसे पसंद करती है और उससे विवाह करना चाहती है। ठीक, तो एक दूसरे की इस तरह की रजामंदी से रस्म और रिवाज के साथ जो विवाह संपन्न किया जाता है उसे पैठुल विवाह के नाम से जाना जाता है। और ये विवाह बड़े दिलचस्प और इनके जो है वो आकर्षक विवाह के जो है वो स्वरूप बैगा जनजाति में प्रचलित है। ये तो ही बैगा जनजाति के विवाह के स्वरूपों की बात। अब इनमें तलाक लेने की भी स्वतंत्रता है और स्त्री और पुरुष का एक साथ लकड़ी का एक तिनका तोड़ना, एक साथ लकड़ी का तिनका तोड़ना तलाक का सूचक माना जाता है। अब इनके यदि हम रहन सहन की बात करें तो बैगा जनजाति के पुरुष बंडी और धोती पहनते हैं और ज़्यादातर तो कई बार यदि बैगाचक क्षेत्र में देखने को मिलते हैं तो वो ऊपर बंडी भी नहीं पहनते, केवल धोती पर ही वो रहते हैं। स्त्रियां धोती पहनती हैं, आभूषण प्रिय होती हैं और गुदना प्रिय होती है। सबसे अधिक गुदना प्रिय जनजातियों में से एक जो है वो बैगा जनजाति है। यदि हम इनके भोजन को देखें, हालांकि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं, लेकिन इनका भोजन 3 भागों में बटा हुआ है। बासी, पेज और बियारी। बासी, पेज और बियारी। बासी इनका नाश्ता होता है, ब्रेकफास्ट, और सामान्यतः ये रात का बचा हुआ खाना होता है। रात में ये लोग सामान्यतः ज़्यादा बना लेते हैं और सुबह उसको जो है, ठीक है, नाश्ते के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उसे जो है वो क्या कहा जाता है, आपका बासी। पेज, ये इनके दोपहर का भोजन होता है जिसे पेज कहा जाता है। ये सामान्यतः
मोटे अनाजों से बनाया जाता है, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और पानी में उसको केवल उबालकर नमक डालकर जो है वो इसे पिया जाता है, तो उसे जो है वो पेज कहते हैं। मतलब इनका लंच जो है वो क्या है आपका, पेज। और ब्यारी, ब्यारी इनके शाम का भोजन होता है, ठीक, जिसको हम डिनर कह सकते हैं। तो ब्यारी में ये सामान्यतः चावल और साग का जो है वो उपयोग करते हैं। तो इनका यदि हम भोजन देखें तो ये 3 भागों में जो है वो बटा हुआ है, बासी, पेज और ब्यारी। यदि बैगा जनजाति के आर्थिक जीवन की बात करें, इनका आर्थिक जीवन, इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, लेकिन ये स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिसको हम झूम खेती, बैगा जनजाति में इसे बेवार के नाम से जाना जाता है। बेवार या डाहिया कहते हैं, जो पहाड़ी वनों को जला करके खेती की जाती है, झूम खेती। बैगा जनजाति धरती पर हल नहीं चलाती, क्योंकि ये धरती को अपनी माता मानती है और इनका ऐसा मानना है कि हल चलाने से हम अपनी माता की छाती जो है वो छीलते हैं, इसलिए ये हल नहीं चलाती। लेकिन इनका मुख्य औजार जो है वो कुल्हाड़ी, इनका मुख्य औजार कुल्हाड़ी। ये वन उपज संग्रह, जंगली कंदमूल और आखेटन मतलब शिकार के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं। और इनमें जो मछली पालन है, मछली पकड़ना, मत्स्य आखेटन, इनका आजीविका के साथ साथ इनका मनोरंजन का भी एक साधन है। मत्स्य आखेटन इनकी, ठीक है, आजीविका के साथ साथ यदि हम देखें तो ये इनके मनोरंजन का भी एक साधन है। अब हम देखते हैं बैगा जनजाति का धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन। बैगा जनजाति धर्म और जादू दोनों पर जो है वो क्या करती है, आपकी विश्वास करती है, ठीक। इनके प्रमुख देवता बूढ़ा देव हैं। बैगा जनजाति के प्रमुख देवता बूढ़ा देव, और इनका मानना है कि ये साल के वृक्ष में निवास करते हैं, इसलिए ये साल वृक्ष की भी पूजा करते हैं। गांव की रक्षा के लिए ये ठाकुर देव और बीमारियों से रक्षा के लिए ये दूल्हा देव की पूजा करते हैं। इसके अलावा इनमें सर्प की भी पूजा करने की परंपरा है। इनमें जादू टोना भी प्रचलित है, ठीक। और सामान्यतः ये बीमारियों का इलाज झाड़ फूंक के माध्यम से करते हैं, ठीक। सुअर बलि देने की जो है वो प्रथा प्रचलित है, और 12 वर्षों में ये एक समारोह आयोजन करते हैं जहां पर ये सूरों की बलि देते हैं। इनका एक और प्रमुख बात जो है वो ये है कि ये शेर को अपना छोटा भाई मानते हैं, ठीक, और अपने तंत्र मंत्र विद्या के माध्यम से उसे अपने वश में करने का प्रयत्न करते हैं बैगा जनजाति, ठीक।
यदि हम इनकी सांस्कृतिक विशेषता को देखें तो ये संस्कृति एवं कला संपन्न जनजाति है। संसार की सबसे अधिक गुदना प्रिय जनजातियों में से एक जो है वो बैगा जनजाति है। इनके प्रमुख नेताओं में बैगानी कर्मा, बैगानी कर्मा, गेड़ी, बिल्मा, गेड़ी, बिल्मा, सैला और परघोनी। परधोनी, ये इनके प्रमुख नृत्य हैं। परधोनी नृत्य बैगा जनजाति में विवाह के अवसर पर बारात की अगवानी के समय जो है वो किया जाता है। यदि इनके प्रमुख पर्व को देखा जाए तो इनके प्रमुख पर्वों में नवाखानी, छेरता, बिदरी, दिवारी आदि इनके प्रमुख पर्व। मध्य प्रदेश की दूसरी विशेष पिछड़ी जनजाति जो है वो है भारिया। भारिया यदि हम देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है भार ढोने वाला। भार ढोने वाला ये गोंडों की एक उपजाति और द्रविड़ियन मूल से जो है वो संबंधित है। यदि इसका मध्य प्रदेश में भौगोलिक वितरण देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में पाई जाती है। भारिया जनजाति का लगभग 90% आबादी इसी क्षेत्र में निवासरत है। पातालकोट का मतलब ये है, पाताल का मतलब होता है कुआं। कुआं जो चारों ओर से पर्वतों या किलों से घिरा हुआ, अर्थात ये जनजाति नीचे स्थान पर निवास करती है, अपना निवास स्थान नीचे स्थान पर बनाती है। और पातालकोट में इनके कुल 23 गांव का समूह है, जिसमें 12 गांव आबाद हैं, शेष गांव वीरान। इनके गांव को, इनका जो गांव है वो कहलाता है आपका ढाना। गांव को ढाना के नाम से जाना जाता है। उपजाति में इनका, यदि हम भारिया जनजाति की उपजाति में, एक है भूमिया, दूसरा है भुईहार और तीसरा है आपका पैड्रो। ये इनकी उपजातियां। अब भारिया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था देखते हैं। तो इनका समाज भी पितृसत्तात्मक, हालांकि ये रूढ़िवादी समाज है। और इनके समाज का जो मुखिया होता है वो भूमिका कहलाता है। समाज का मुखिया भूमिका होता है। गांव का मुखिया पटेल कहलाता है, लेकिन समाज का मुखिया जो है वो भूमिका होता है। भूमिका, परिहार और कोटवार, भूमिका, परिहार और कोटवार, ये भारिया समाज में सम्मानित व्यक्ति होते हैं। भारिया समाज में ये सम्मानित व्यक्ति होते हैं। यदि हम इनके विवाह को देखें
इस जनजाति में भी सगोत्रीय विवाह निषेध है। ममेरे फुफेरे भाई बहनों के विवाह को अधिमान्यता दी जाती है, मतलब प्रेफरेंस जो है वो सबसे पहले ममेरे फुफेरे भाई बहनों के विवाह को दी जाती है। इसके अलावा राजी बाजी, मंगनी, राजी बाजी, मंगनी, लमसेना आदि विवाह के रूप प्रचलित हैं। राजी बाजी का मतलब होता है आपसी सहमति से विवाह, और इसके पहले मैंने आपको मंगनी और लमसेना विवाह के बारे में जानकारी दे चुका। इनमें विधवा विवाह का भी प्रचलन है। यदि हम इनके रहन सहन की बात करें तो पुरुष जो है वो कुर्ता, धोती और पगिया मतलब पगड़ी बांधते हैं। स्त्रियां साड़ी पहनती हैं, आभूषण भी ये पहनते हैं और गुदना भी अपने शरीर में गुदवाती हैं। भारिया खान पान के बारे में यदि देखें तो ये शाकाहार और मांसाहार दोनों होते हैं। इनका मुख्य जो भोजन है वो पेज होता है, मुख्य भोजन इनका पेज होता है। भारिया की यदि हम आर्थिक स्थिति देखें तो ये अत्यंत दयनीय है, और दयनीय होने के कारण ये महुआ और आम की गुठलियों की रोटी भी खाते हैं। महुआ और आम की गुठलियों की रोटी भी ये बनाकर इनमें जो है वो खाने की परंपरा है। सामाजिक व्यवस्था के बाद यदि हम इस जनजाति की आर्थिक स्थिति देखें, भारिया जनजाति की, एक तो ये भारिया जनजाति मुख्य समाज से बिल्कुल अलग थलग रहती है। तो इनका आर्थिक जीवन भी प्रकृति पर निर्भर है या प्राकृतिक चीजों पर निर्भर है, ठीक। और आर्थिक स्थिति इनकी बहुत दयनीय है भारिया जनजाति की। ये ज्यादातर खेतीहर मजदूर होते हैं और हाली बाटा के रूप में काम करते हैं। हाली बाटा का मतलब ये होता है, खेतीहर मजदूर में ये जिस किसान के घर में काम करते हैं वहां से कोई मौद्रिक रूप से कोई धन प्राप्त नहीं करते, बल्कि किसान जो उपज होती है ना, उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है वो ये ले लेते हैं, जिसको कहा जाता है हाली बाटा। इसके अलावा ये आखेट और वनोपज संग्रह कर अपना जीवन यापन करते हैं। फिर इनकी धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन देखें तो धर्म के प्रति ये आस्थावान हैं, लेकिन इन पर हिंदू धर्म का प्रभाव है। और बूढ़ा देव, बरुआ देव, दूल्हा देव, नाग देव, इन देवताओं की ये क्या करते हैं, आपकी पूजा करते हैं। सांस्कृतिक रूप से इनका जो प्रमुख नृत्य है उसको भड़म सैतम कहा जाता है। ये इनका प्रमुख नृत्य है, भड़म सैतम। पर्व में बिदरी पूजा, नवाखानी, जवारा, दिवाली, होली आदि त्योहारों को ये मनाते हैं। नेक्स्ट मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है सहरिया। सहरिया जनजाति कोलेरियन समूह की एक जनजाति है। पारसी भाषा का शब्द है शहर, जिसका अर्थ होता है जंगल। अतः जंगल में निवास करने के कारण इनको सहरिया कहा गया है।
मध्य प्रदेश में इस जनजाति का यदि हम वितरण देखें तो ये उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिलों में पाई जाती है। उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश, जिसके अंतर्गत जिले आपके शिवपुरी, गुना, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर आदि जिले शामिल हैं। यदि हम इस जनजाति की सामाजिक व्यवस्था देखें तो सामाजिक रूप से सहरिया जनजाति भी पितृसत्तात्मक और पितृस्थानीय जनजाति है, लेकिन इसकी जो पारिवारिक इकाई होती है पारिवारिक इकाई कुटुंब कहलाता है। पारिवारिक इकाई इसको कुटुंब कहलाता है और ये सामान्यतः समतल मैदानी भूभाग में निवास करते हैं। इनके बसाहट या गांव को सहराना कहते हैं। तो इनका गांव है वो कहलाता है आपका सहराना, जिसमें कई मकान जो है वो शामिल होते हैं। ये जनजाति भील जनजाति को अपना सहोदर मानती है और ये भीलों को अपना बड़ा भाई कहलाना पसंद करते हैं। वाल्मीकि को ये अपना प्रथम पितृपुरुष मानते हैं इस जनजाति के लोग। विवाह देखें तो विवाह इनमें जो प्रचलित है वो है आपका सगाई। विवाह के स्वरूप में एक आपका सगाई विवाह, दूसरा आपका झगड़ा विवाह और तीसरा प्रमुख विवाह का रूप है खेका विवाह। हालांकि इनमें विधवा विवाह, वधू मूल्य आदि का भी प्रचलन। यदि हम इनमें खेका विवाह को देखें तो खेका विवाह जब कोई विधवा स्त्री किसी अविवाहित पुरुष के घर में हठ धर्मिता से बैठ जाए और उस पुरुष को विवाह के लिए तैयार कर ले, तो विधवा स्त्री के घर के आंगन में एक खंभा गाड़ा जाता है जिसे कहा जाता है खेका। इसी से इसका नाम पड़ा है खेका विवाह। और उस खंभे में उस स्त्री के कपड़े टांग दिए जाते हैं और विवाह के दिन वही टंगे हुए कपड़े स्त्री को पहनाए जाते हैं, ठीक, और विवाह संपन्न किया जाता है। तो इसको कहा जाता है आपका खेका विवाह। दूसरा इसमें झगड़ा विवाह। झगड़ा विवाह जब किसी स्त्री का बचपन में ही विवाह तय कर दिया जाए और बाद में महिला शादी तोड़ना चाहती है या अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती, तो जिस पति को छोड़ना चाहती है उस पति को मुआवजा कह सकते हैं या एक रकम जो पंचायत निर्धारित करती है, ठीक है, वो दे करके और अपने पहले पति को छोड़ करके किसी और पुरुष के साथ अपना घर बसा सकती है। तो इस प्रकार के विवाह को झगड़ा कहते हैं। हालांकि ये विवाह एक प्रथा का रूप भी ले लिया और कई लोग इसको स्वार्थ पूर्ति का साधन भी मानने लगे थे, जिनमें सरकार ने इस पर रोक लगाने का जो है वो प्रयास किया है।
और सगाई विवाह एक सामान्य विवाह का प्रकार है जिसमें शादी से पहले लड़के और लड़कियों के आपस में सगाई कर दी जाती है, ठीक है। लड़के का टीका किया जाता है, ठीक है, और लड़की की ओली भरी जाती है और उसके बाद विवाह की तारीख तय करके, ठीक, एक निश्चित समय में विवाह संपन्न कर दिया जाता है, उसको सगाई विवाह कहा जाता है। अब सहरिया जनजाति के रहन सहन और खान पान की बात करते हैं। तो इनके रहन सहन में या इनके पहनावे में यदि हम देखें तो राजस्थानी प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि ये सारे ज़िले राजस्थान को लगभग जो है वो छूते हैं, ठीक। आभूषण, स्त्रियां आभूषण प्रिय होती हैं, गुदना गुदवाते हैं। इनमें मद्यपान का अत्यधिक सेवन किया जाता है, ठीक, जिसके कारण ये शारीरिक रूप से दुर्बल होते हैं और आलसी प्रवृत्ति के भी होते हैं, ठीक। ये जब तक कार्य नहीं करते जब तक कि इनकी स्थिति गंभीर ना हो जाए। इनका यदि हम आर्थिक जीवन देखें या आजीविका साधन की बात करें तो इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। हालांकि ये मजदूरी, वनोपज आदि संग्रह करते हैं और ये न्यूनतम आवश्यकता के साथ जीवन यापन करते हैं। लेकिन इनका परंपरागत कार्य जो है वो जड़ी बूटियों का एकत्रण, जड़ी बूटियों को एकत्रित करने के साथ साथ ये जड़ी बूटियों के अच्छे ज्ञाता होते हैं, जानकारी होते हैं और उत्सवों एवं पर्व में ये आय से अधिक खर्च करते हैं। उत्सवों पर्व में आय से अधिक खर्च करने के कारण ये ऋणग्रस्त हो जाते हैं और ऋणग्रस्तता के दुष्चक्र में फंस जाते हैं और कई जगह ये अघोषित बंधुआ मजदूरी के रूप में कार्य करते हैं। सहरिया जनजाति, इनका धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप देखा जाए तो सहरिया जनजाति के लोग धर्म में अटूट विश्वास के साथ ये टोटमवादी भी हैं, हिंदू धर्म से प्रभावित हैं तो हिंदू धर्म के देवी देवताओं आदि की पूजा करते हैं। इनकी सर्वप्रमुख देवी जो है वो सीता माता है, प्रमुख देवी सीता माता को ये अपने सबसे प्रमुख देवी मानते हैं। और सांस्कृतिक रूप से यदि हम पर्व और त्योहारों की बात करें तो ये हिंदू धर्म के पर्व और त्योहार भी मनाते हैं। विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान यदि इनकी माना सहरिया जनजाति की देखा जाए तो ये गीत, कथाएं, पहेलियां, कहावतें इनकी लोक संस्कृति का परिचायक है। राम जन्म, जानकी विवाह, पांडव कथा, तेजाजी कथा, सगड़ागत, बगड़ागत आदि लोक कथाएं इनमें प्रचलित हैं। और इनमें प्रमुख लोक नृत्य यदि हम देखें तो एक है दुलदुल घोड़ी, दुलदुल घोड़ी ये इनका नृत्य है। फिर लहंगी नृत्य करते हैं और रागनी, ये इनके प्रमुख नृत्य। तो अभी हमने मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति का अध्ययन किया है। विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और अन्य आधार पर ये बहुत पिछड़े हुए हैं, इसलिए इनको विशेष पिछड़ी जनजाति कहा जाता है। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश की घुमंतू जनजाति। घुमंतू जनजाति का मतलब ये होता है कि ये जनजाति अपना एक नियत स्थान या निश्चित स्थान पर अपना निवास नहीं बनाते।
बल्कि ऋतु और अपनी आवश्यकता के अनुसार ये घूम घूम कर जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए इनको घुमंतु जनजाति कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में घुमंतु जनजाति के रूप में 2 प्रमुख जनजातियों का उल्लेख मिलता है। इनमें एक है आपकी बंजारा जनजाति और दूसरी है भिम्मा जनजाति। अब इन जनजातियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। बंजारा जनजाति, बंजारा जनजाति द्रविड़ियन मूल की जनजाति है और ये मध्य प्रदेश में देखें निमाड़ मतलब खंडवा खरगोन, मंडला और मालवा क्षेत्र में, निमाड़, मालवा और मंडला क्षेत्र में ये जनजाति जो है वो पाई जाती है। हालांकि ये जनजाति अपना मूल स्थान जो है वो राजस्थान को मानते हैं और अपने आप को ये राजपूतों का वंशज मानते हैं। इस जनजाति की विशेषता है कि ये कबीलियाई संस्कृति को मानते हैं। कबीलियाई संस्कृति को मानते हैं और सिख धर्म को मानने वाले लोग होते हैं। सिख धर्म को मानते हैं। इनमें समाज भी पुरुष प्रधान समाज होता है। विवाह यदि हम देखें तो विवाह राजी बाजी मंगनी विवाह, और इसमें एक जो विवाह की प्रथा चलती है उसको नातरा विवाह कहा जाता है। इस विवाह के अंतर्गत पति के मृत्यु या पति के छोड़ने पर स्त्री को दूसरे विवाह करने की सामाजिक अनुमति प्रदान की जाती है, जिसको नातरा विवाह के नाम से जाना जाता है। और विवाह में ये लोग तलवार लेकर नृत्य करते हैं। बंजारा जनजाति के लोग विवाह में तलवार लेकर नृत्य करते हैं। बंजारा जनजाति विश्व की सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति है। एवं कंघी का आविष्कारक भी इसी जनजाति को जो है वो माना जाता है। इनके पारंपरिक नृत्य में एक तो तलवार नृत्य है और दूसरा डंडा बोली नृत्य है। इनका दूसरा जो है वो डंडा बोली नृत्य है। तो ये थी आपकी बंजारा जनजाति। मध्य प्रदेश की दूसरी घुमंतु जनजाति है भिम्मा। भिम्मा जनजाति गौड़ जनजाति की एक उपशाखा है और ये अपनी उत्पत्ति भीम से मानते हैं, इसलिए ये अपने आप को भिम्मा कहते हैं। मध्य प्रदेश में यदि हम देखें तो इनका भौगोलिक वितरण डिंडौरी, मंडला और शहडोल जिले में, शहडोल और बालाघाट जिले में भी ये पाए जाते हैं। भिम्मा जनजाति, भिम्मा जनजाति का परंपरागत जो धंधा है या इनका हम पैतृक धंधा भी कह सकते हैं, वह नाचना गाना। और इनका जो विशिष्ट पहचान है वह है तूमा बाजा। इनकी जो है विशिष्ट पहचान है आपका तूमा बाजा। तूमा का मतलब लौकी है, ठीक है, और लौकी से इसको जो है वो बनाया जाता है इस वाद्य यंत्र को, इसलिए इसका नाम जो पड़ा है वो तूमा बाजा पड़ा है। ठीक है, बड़ा देव, महादेव, नारायण देव, शीतला माई, बंजारिन माता इनके प्रमुख देवी देवता हैं। ठीक है, और पर्वों में ये हरेली, पोला, नवाखानी आदि प्रमुख त्योहार ये मनाते हैं। ये थी आपकी भिम्मा, जो मध्य प्रदेश की एक घुमंतु जनजाति है। दोस्तों,
आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति और घुमंतू जनजाति के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगला हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा वो मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति पर होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा और आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में ये उपयोगी सिद्ध हो। थैंक यू।